नमस्कार। रेडियो जयघोष 107.8 FM पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। कार्यक्रम है विमर्श, जिसमें हम किसी खास विमान से बात करते हैं किसी खास मुद्दे पर। और आज का मुद्दा है भगवान राम का जो व्यक्तित्व है, उनकी यात्रा है, उनका जो 14 वर्ष का वनवास का काल है और जिन स्थानों से वो गुजरे वहाँ पर कोई जा रहा है, और वो भी पैदल नहीं, जंगल के मार्ग से नहीं, बल्कि उस मार्ग से जिससे साइकिल चलेगी, और इस साइकिल से वो नापेगा पूरे पथ को, इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया को उस यात्रा के अनुभवों को साझा करना है। क्योंकि वो यात्री हैं अभिषेक सावंत। अभिषेक सावंत जी, जो कि अयोध्या के 2 सत्र में प्रशिक्षित टूरिस्ट गाइड यानी पर्यटकों के मार्गदर्शक में से एक हैं, जो एक ही नहीं विशेष हैं, क्योंकि बाकी पर्यटक जो गाइड हैं वो उतना प्रभाव अभी नहीं छोड़ पाए कि देश के राष्ट्रपति को वो घुमा सकें या उपराष्ट्रपति को घुमा सकें, और इस काम में सिद्धहस्त हो गए हैं अभिषेक सावंत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप सभी दर्शक अयोध्या जाएं तो अभिषेक सावंत को याद करें। कैसे ये यात्रा कराते हैं आपको देश के दुनिया के सभी जो भगवान राम के अनुयायी हैं उनकी पूरे जीवन गाथा का परिचय कराते हैं। अभिषेक जी, हमारे दर्शकों को भी, हमारे श्रोताओं को भी परिचय कराएं अयोध्या का। अष्टचक्र नवद्वारा से अयोध्या शुरू होती है। वहाँ 20 ऐसे प्रमुख दुर्ग हैं जो रामलला की रक्षा करते हैं। यानी कि जब श्री राम गुप्तार घाट, जिसका ओरिजिनल नेम कह सकते हैं गोप्रतार घाट है, हम लोग अपभ्रंश में हिंदियों में बदलाव कर देते हैं समय के अनुसार। तो गोप्रतार घाट से जब भगवान श्री राम अपने दिव्य रूप में, विष्णु रूप में जाने लगे, तो उन्होंने कुछ लोगों को यहाँ रोका कि अयोध्या की रक्षा भी करनी है, काम काज चलाना है, हमारी प्रजा अभी कुछ यहाँ पर है। तो उनमें से एक हनुमान जी रुके, उन्हें रोका गया, बाकी सब प्रस्थान कर गए। विभीषण के पुत्र मत्गजेंद्र जी रुके। इस तरीके से मैं आपको बताऊं, सुग्रीव जी का बहुत सारे लोग यहाँ पर रुके। उनका किला है, दुर्ग जिसको बोलते हैं, और हनुमान जी उसमें विशेष हैं। ये 20 द्वार हैं जो कवर करते हैं सर्किल रूप में भगवान राम को। इसीलिए मैं बताऊं आपको, जब 1992 में देखिए सब युद्ध चल रहा था और कार सेवा हो रही थी, तो उसका जयघोष भी हनुमानगढ़ी से ही हुआ है। हनुमानगढ़ी एक सिद्ध पीठ है, तो हनुमानगढ़ी का दर्शन प्रथम है। राम जी भी कहते हैं कि पहले आप हनुमान जी के पास जाइए, फिर मेरे पास आइए। हनुमान जी अकेले ऐसे देवता हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वो जीवंत रूप में हर जगह व्याप्त हैं, क्योंकि वायु पुत्र हैं, तो वायु सबके लिए ज़रूरी है, तो वायु में उनकी उपलब्धता स्वाभाविक है जी। हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद हम लोग चलते हैं, रामलला का दर्शन करते हैं, फिर दशरथ महल जाते हैं, कनक भवन जाते हैं, नागेश्वर नाथ मंदिर जिसको स्वयं महाराज कुश ने स्थापित किया है। उसके बाद हम काली राम मंदिर जाते हैं। विशेष इसलिए है कि जब बाबर ने वहाँ पर कहते हैं उस मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित किया, तो वहाँ के जो उस समय के तत्कालीन महंत थे, उन्होंने उस प्रतिमा को, जो विक्रमादित्य कालीन प्रतिमा थी, वो सरयू जी में छुपा दिया था कि वो खंडित ना हो सके। महाराष्ट्र से नरसिंह राव जी आए थे 1739 के करीब। उन्होंने उस सरयू जल से जो छुपाई हुई प्रतिमा थी, सोचिए उनको ही 400 वर्षों बाद क्यों मिलना था। शायद वो उनका प्रताप था, जैसे आज मेरा प्रताप है कि मैं अयोध्या से रामेश्वरम जा रहा हूँ। इसी तरीके से उनको प्रतिमा मिली, वो मूर्ति मिली, उन्होंने नागेश्वर नाथ के पीछे स्थापित किया। काली राम नाम रखा, क्योंकि जब वो गर्भगृह मिला है तो वो काली रूप में थे। चारों भाई, सीता जी साथ में हैं। ये ऐसा आपको अयोध्या में पहली प्रतिमा ऐसी मिलेगी गर्भगृह जो एक ही शिला में है और कहीं नहीं मिलेगा, या तो फिर आपको दक्षिण परंपरा में मिलेगा। तो विक्रमादित्य कालीन इसलिए विशेष है। स्वर्ग द्वार, जिसको हम लोग आज राम की पैड़ी कहते हैं, 1986 के बाद वो जब एक्सटेंड करके वो क्षेत्र बढ़ा दिया गया, राम की पैड़ी कहा जाने लगा। अगर आज आप किसी से पूछेंगे कि मुझे स्वर्ग द्वार जाना है, तो शायद ही कुछ लोग आपको बता सकें कि स्वर्ग द्वार कहाँ है। सहस्त्रधारा घाट, लक्ष्मण जी कहाँ से गए, क्योंकि सबसे पहला अगर किसी ने प्राण त्यागना कह सकते हैं या फिर सरयू जी में विलय होना कह सकते हैं, तो वो लक्ष्मण जी का है। वो कहाँ से गए। पापमोचन घाट क्या है, पुण्यहरि घाट कौन से हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे घाटों की महिमाएं हैं जो हम दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तो अयोध्या का पर्यटन 1 या 2 दिनों का है, लेकिन जिस तरीके से अयोध्या में पर्यटन का विस्तार हो रहा है,
तीर्थ नगरी पर्यटन में भी परिवर्तित हो रही है। निश्चित है आने वाले समय में लोग 1 हफ्ते तक अयोध्या में रुकेंगे, उससे अयोध्या का व्यापार बढ़ेगा, संस्कृति और तेज फैलेगी और लोग वहाँ की प्रासंगिकता, पौराणिकता, हमारा इतिहास, ये सब कुछ देखेंगे। और ये हमारा कर्तव्य भी है, एक मार्गदर्शक के रूप में, टूर गाइड के रूप में हम अपनी संस्कृति का बेहतर प्रदर्शन करके लोगों को बताएं कि हमारा शहर, हमारे स्थान कैसे हैं। और नगर का भ्रमण केवल भ्रमण नहीं होता है, उसकी आत्मा को जीना है, उसके भाव को जीना है। तो राम राज्य को देखना है, जानना है, अनुभव करना है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा का अनुभव करना है, आप राजा राम का अनुभव करना है और उनके अनुयायियों को जो भक्ति भाव है उसको अनुभव करना है। और इतना ही नहीं, चूँकि अभिषेक जी ने ये ठाना है कि ये अयोध्या से रामेश्वरम साइकिल से यात्रा करेंगे, क्योंकि इस कथानक को पूरा तभी हुआ माना जाएगा कि जब उस मार्ग का अनुगमन किया जाए। बहुत से लोग चाहते होंगे, सोचते होंगे, सरकार ने भी उसे एक श्री राम वन गमन पथ निर्माण करने के लिए 177 किलोमीटर के बाद अब 33 किलोमीटर और बढ़ा दिया और इतना बड़ा पथ निर्माण किया जा रहा है। करोड़ों की परियोजना है, लेकिन जो भाव है वो अमूल्य है, अमूल्य है। कैसे ये प्रेरणा आई आपके अंदर? प्रेरणा देखिए इसीलिए आई चूँकि मैं जब 2021 के बाद टूर गाइड बना और जितने भी श्रद्धालु पर्यटक अयोध्या आते हैं तो राम के चरित्र का परिचय मैं कराता हूँ, अयोध्या की प्रासंगिकता को बताता हूँ। लेकिन उनका सवाल होता है कि वो राम वनगमन पथ कैसा होगा। चूँकि मैं कभी गया नहीं हूँ, मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, चित्रकूट गया हूँ, 2 बार गया हूँ, शायद उसी के बारे में बेहतर बता सकता हूँ। लेकिन एक टूर गाइड को हमेशा जब वो बताता है तो साक्ष्य के साथ बताना, प्रस्तुति करना एक अलग बात होती है, प्रामाणिकता आती है। तो मैंने भी सोचा, विचार कर लिया कि अब इस पथ पर जाना है। संसाधनों की कमी थी, चूँकि इसमें काफ़ी खर्च आ रहा है और ये संकल्प जब मेरा जन सहभागिता में बदला, आज मुझे सब कुछ प्राप्त हो चुका है कि मैं इस रूट पर जा सकूं, साइकिल से जा सकूं। अभिषेक जी की जीवन यात्रा भी बड़ी रोचक है। इनके इस मार्ग के चयन से पहले ये एक पत्रकार की भूमिका अदा कर रहे थे। वो पत्रकार भी एक्सीडेंटल बने और उस पत्रकार होने से पहले पत्रकारिता की शिक्षा भी इसी तरह से ली क्योंकि वो आवश्यक लगी और उसे छोड़ दिया क्योंकि भगवान राम का दर्शन इनको आवश्यक लगा। अब उससे भी और आगे जाना चाह रहे हैं और आगे जा रहे हैं क्योंकि वो आवश्यक लग रहा है। 100 टूरिस्ट गाइड प्रशिक्षित किए जा चुके हैं, लेकिन इनका दिल नहीं भर रहा है। इनको लगता है कि पूरे अयोध्या का वास्तविक भ्रमण किसी को हृदय भावना से कराया जाए, उसके लिए वैसे लोग तैयार किए जाएं। इसलिए एक संगठन इन्होंने अयोध्या डायरी टूरिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन बना लिया। तो ये केवल उन 100 टूरिस्ट गाइड को लेकर बनाया है या अयोध्या के रहवासियों को भी इसमें जोड़ा है? नहीं, अभी तो ये किसी को मैंने नहीं जोड़ा है। ये 7 लोगों का जो ढांचा होता है वो मैंने तैयार किया है। मतलब संवैधानिक ढांचा बना दिया, संवैधानिक ढांचा इसमें अब लोगों को लाया जाना है। बिल्कुल, मूल रूप इसको बहुत जल्दी दिया जाएगा। क्योंकि मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा कि पत्रकारिता मैंने नहीं छोड़ी है। अच्छा, इस वनगमन मार्ग में पत्रकारिता और पर्यटन ही है जो दूसरों को संचार के माध्यम से बताएंगे, डिजिटल माध्यम में, आज के डिजिटल माध्यम में, कि वो राम वनगमन पथ कैसा है। ये कार्य करते हुए चलेंगे, 2 दायित्वों का निर्वहन करेंगे। 2 दायित्वों का निर्वहन हो रहा है यहाँ पर। क्या बात कि मैं अयोध्या से निकलूंगा और रामेश्वरम के बीच के पड़ावों में जो शोध कार्य है, ये मेरी संकल्प का मोटिव है। बहुत सुंदर। रामेश्वरम जाना मोटिव नहीं है, उस बीच के पड़ावों को लोगों को दिखाना, जो भ्रांतियां फैल रही हैं उनको दूर करना हमारा मोटिव। तो ये यात्रा आपकी 6 अप्रैल को शुरू हो रही है? 6 अप्रैल से शुरू होगी। और कब तक चलेगी? 7-8 महीने का समय है। 6 अप्रैल भी बड़ा खास है कि उस दिन हनुमान जी की जयंती है, पूर्णिमा स्नान है, राम जी की छठी है, दिन में 12 बजे अभिजीत मुहूर्त है। लगता है सारे संयोग स्वयं श्री हनुमान जी ने मुझे दे रखे हैं कि आप इस यात्रा के लिए जाइए और इसको पूर्ण कीजिए। निश्चित है कोई नई खोज हो सकती है। बिल्कुल। तो जब शुभ मुहूर्त में शुभ कार्य के शुभ लक्ष्य के साथ शुभ यात्रा पर निकलते हैं तो सब शुभ होता है। इनकी यात्रा मात्र 1 रुपये में हो रही है। 7 माह की यात्रा है। इनके पास धन नहीं था, लेकिन अब धन नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे। धन भी आ गया, मन भी आ गया और पूरा जन जन इनके साथ जुड़ रहा है। इनकी यात्रा बढ़ रही है और अगर आप भी इनकी यात्रा में जुड़ना चाहें तो आप इन्हें संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क बताएंगे इस पूरी वार्ता के बाद। लेकिन ये पूरा रामगमन पथ का महात्म्य क्या है, ये रामगमन पथ का ऐतिहासिक पक्ष क्या है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से अल्प विराम के बाद। जुड़े रहिए रेडियो जय घोष के साथ, जल्द लौटते हैं।
एक बार फिर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। कार्यक्रम में विमर्श, और आज हमारे बीच मेहमान हैं अभिषेक सामंत जी, जो कि एक मार्गदर्शक हैं भगवान राम के उस राम राज्य के, यानी अयोध्या के, और वहाँ आने वाले पर्यटकों और विशेष पर्यटकों के ये मार्गदर्शक बनते हैं। वैसे तो सबके हैं, लेकिन इनको उनसे फुर्सत कम है, इसलिए विशेष कार्यों का ये इनको जिम्मा मिला हुआ है। और अब ये यात्रा करने जा रहे हैं भगवान श्री राम के रामगमन पथ की यात्रा, जो अयोध्या से शुरू होगी और अलग अलग नदियों को पार करते हुए प्रयाग होते हुए चित्रकूट पहुंचेगी। और चित्रकूट जहां 11.5 वर्ष भगवान श्री राम ने बिताए, वहां से फिर ये आगे बढ़ेंगे, दंडकारण्य उस जंगल में भी जाएंगे और फिर आगे निकल जाएंगे रामेश्वरम, पंचवटी भी जाएंगे। तो ये पूरी यात्रा है। इसमें उत्तर प्रदेश भी है, इसमें मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, 70 के करीब ये जनपद हैं। 250 के करीब यहाँ पर तीर्थ पौराणिक स्थल है जहाँ माना जाता है कि राम जी गए। चित्रकूट में अभी एक PCS ऑफिसर ने 2 महीने पहले एक नई गुफा खोजी है और उसे वहाँ पर प्रमाणित भी कर दिया गया है कि राम जी आए हैं, यानी कि एक और नई खोज। अभी तक भगवान राम के को एक मिथ के रूप में मानने वाले जो भी ऐतिहासिक तथ्यों की पड़ताल नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उन सब की पड़ताल हो रही है। और केवल तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी के जो साहित्य है उसके माध्यम से भगवान राम की पूरी जो जीवन यात्रा है वो उपलब्ध होती है, लेकिन अब उसके पूरे भौगोलिक, उसके ऐतिहासिक, उसके जियोलॉजिकल जो है वो सारे प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं। बहुत कुछ प्राप्त हो गए हैं, अभी बहुत कुछ अप्राप्त है, लेकिन जो प्राप्त हो रहे हैं वो अपने आप में सिद्ध करते हैं कि त्रेता में भगवान राम न केवल थे बल्कि ये पूरी यात्रा भी की थी, और उस यात्रा के साथ जो भी घटनाक्रम हैं उन सब के अपने अपने यात्रा में साक्ष्य मिल रहे हैं। तो आपने जो संकल्प लिया है, इस यात्रा में आपको कैसे जाना है, आप किन किन स्थानों पर रुकेंगे, क्या करेंगे? जाने के सवाल से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि जिस तरीके से वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा, तुलसीदास जी ने अवधी में लिखा, मैं अपनी पहिया पुस्तक को इतनी सुलभ बनाना चाहता हूँ कि कोई भी अगर जाए वो एक ऐसी मार्गदर्शिका बनेगी यात्रा वृत्तांत ट्रेवल लॉग की कि आपको कभी परेशानी नहीं होगी। इस रूट पे जो आज मैं परेशानी देखने जा रहा हूँ या महसूस करूँगा, क्योंकि बिना समस्याओं के अनुभव नहीं होता, बिना अनुभव के पुस्तकें नहीं लिखी जाती। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपका लक्ष्य ही है कि पर्यटकों को सुलभ करना सूचनाओं का, प्रमाणों का, और साथ में उचित स्थानों का, ताकि उनको बाधाएं ना मिले। यही आपका लक्ष्य है। यही लक्ष्य है, और एसोसिएशन के तहत आप उसका संकलन भी करेंगे। बिल्कुल। और पहिया पुस्तक आप तमाम ऐसे पर्यटक जो भगवान राम के इस पथ पर जाना चाहेंगे उनके लिए उपलब्ध होगी, ऐसा संकल्प है। और ईश्वर जो भगवान राम के संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं, उन सब के जो साधक हैं उन सबका मानना है कि वो संकल्प केवल सिद्ध ही नहीं होता, क्योंकि उसमें हनुमान जी का साथ भी है। बिल्कुल सर। और अभी जैसे चूँकि बात हो रही है कैसे मैं जाऊंगा, तो देखिए मैं सबसे बड़ा सहयोग मानता हूं जन सहयोग को। जब सभी मेरे साथ हैं तो किसी और से क्या मांगना। तो अभी तक मुझे लगता है कि इस रूट में जितने भी जनपद पड़ रहे हैं, कि अगर किसी थर्ड पर्सन को भी पता चल रहा है कि हाँ अभिषेक जी जा रहे हैं, तो वो भी फ़ोन करके कह रहे हैं कि हाँ मैं यहाँ रहता हूँ। वो मुझे कॉल कर रहे हैं, किसी अन्य माध्यम से संपर्क कर रहे हैं कि आप आइए, आपका स्वागत है। तो इस तरीके से यात्रा चलती रहेगी, पड़ाव चलते रहेंगे, रिसर्च होता रहेगा। क्योंकि दिन निश्चित नहीं है मैं कब जाऊँगा, कहाँ पहुँचूँगा। तो 7-8 महीने क्या, मुझे लगता है 1 साल भी लग सकते हैं। रिसर्च का कोई एक केंद्र बिंदु नहीं होता कि हमें वहाँ पहुँचना है। लक्ष्य होता है कि कितना हम संकलन कर सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। तो आपकी यात्रा में आप अकेले हैं या और भी युवा साथी हैं आपके साथ? मैं अकेले हूँ, लेकिन सबका आशीर्वाद है। और साथ आते जाएंगे लोग? साथ आते जाएंगे। यानी आप उनको साथ ले चलेंगे जो साथ जाने को तैयार? मैं चाहता हूँ कि जिस जनपद में जाऊँ वहाँ के जितने भी NGO हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, चूँकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मैं जा रहा हूँ और वहाँ बच्चों से इंटरेक्ट भी होऊंगा। सबसे खास बात तो जो मैंने अभी बताई नहीं है कि मैं श्री राम जन्मभूमि की रज ले जा रहा हूँ और उस रज से पौधरोपण करूँगा। क्या बात है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी NGOs हैं वो आएँ, कम से कम 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर अपने शहर में वो अवेयरनेस के लिए, पर्यटन के अवेयरनेस के लिए, पर्यावरण के अवेयरनेस के लिए मेरे साथ साइकिल चलाएं, सहभागिता निभाएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर। और इस सुंदर बात के साथ में ये बात ज़रूरी है कि युवाओं के बीच में भगवान राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम के एक पूरी छवि है
वो छवि का निर्माण कैसे हर एक युवा में हो, क्योंकि युवाओं को दायित्व बोध से, युवाओं को कर्तव्य बोध की से जोड़ना ये बहुत आवश्यक है। तो एक आप युवा हैं, आपकी उम्र कितनी है? 29 साल। 29 वर्ष। तो 29 वर्ष तक तो सब नौकरी के संघर्ष में रहते हैं कि पढ़ें क्या, गढ़ें क्या, कढ़ें क्या, मिले क्या, कमाएं कैसे, बचाएं कैसे, बढ़ाएं कैसे। आपको ये सब चिंता क्यों नहीं हो रही? चिंता है कि हम अपनी संस्कृति से आज के युवाओं को जोड़ें कैसे। ये एक धरोहर है, क्योंकि ये जो विचार आया है एक संपत्ति हो, इस संपत्ति के निर्वहन के लिए, संस्कृति से जोड़ने के लिए, उस धरोहर को संकलित करने के लिए तो हम निकल रहे हैं। ये तो सबसे बड़ा प्रण है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है आपकी? प्रेरणा हमारी यही है कि हम आज की नई जनरेशन से मिलेंगे, इंटरेक्ट होंगे, हम बताएंगे कि हमारा पर्यटन कैसा है, अयोध्या का इतिहास क्या है, उत्तर से दक्षिण की संस्कृति को कैसे हम जोड़ सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य है और इसी की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम जा रहे हैं। क्या बात है। तो एक बड़ी शुभकामना आपके लिए, क्योंकि ये यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है और उस यात्रा में जो पड़ाव हैं उनका दर्शन भी प्राप्त होगा। और निश्चित रूप से ऐसी यात्रा अनुभव से भरी होती है, क्योंकि पूरा देश की जो विविधता है उनसे भी परिचय होगा, देश की भौगोलिक सीमाओं से भी परिचय होगा, देश की सांस्कृतिक संपदा से भी परिचय होगा। और बहुत से ऐसे ऐतिहासिक पक्ष हैं जो किसी भी नागरिक के लिए अपने देश में भ्रमण करके उनसे जानना, उनसे जुड़ना, उनका परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। हम कम कर पाते हैं। अमूमन सबकी शिकायत रहती है कि अपने शहर की सीमाओं में भी हम भ्रमण नहीं किया, हमने बहुत कुछ जाना नहीं है। कुछ तो अपने परिजनों के घुमाने के लिए कभी चिड़ियाघर निकल गए, कभी किसी तालाब में बैठ लिए, कभी किसी बावली में बैठ लिए, किसी एक इमारत को दिखा दिया। इतना भर हमारा नगर नहीं होता। देशाटन हमारी संस्कृति रही है जिससे आज हम दूर हो गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात की, थोड़ा इसका विस्तार से समझाइए, क्योंकि हमारे तमाम श्रोता और दर्शक इससे जुड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप ये क्या है? देखेंगे जितने भी दार्शनिक हुए हैं वो युवा रहे हैं और युवा काल में ही वो पूरे भारत का, पूरे विश्व का भ्रमण करते थे और तभी वो ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। प्रचार करते हुए समृद्ध होते थे। क्योंकि हम जितना मिलते हैं हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा अनुभव बढ़ता है और उसी के अनुसार हम और ज्ञान दूसरों को देते हैं। यही तो एक ऐसी पूंजी है जो खत्म नहीं होती। राम की पूंजी के संकलन करने हम निकल रहे हैं। ये बड़ा काम है। अच्छा ये बताइए, आज हमारा जो आज का जो आधुनिक युग है उसमें लोग पड़ोसी के यहाँ भी भ्रमण नहीं करते, ऐसी स्थिति आ गई है। ये और एक तरफ हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है जिसमें संदेश है, जिसमें ये विचार है और वो बड़ा अद्भुत विचार है, क्या कारण है और इसमें अवरोध क्या है? देखिए सर, मैं पहले ये बताऊंगा आपको कि आप किसी चीज़ से किसी चीज़ को कनेक्ट कर दीजिए। जैसे पेड़ ना काटें, जलाशयों को संरक्षित करें, जोड़ा गया धर्म से। कुंड बने जुड़े धर्म से। क्यों? क्योंकि कब के कुंड हैं। आपको मैं अयोध्या के कुंडों के बारे में बताऊं तो 108 कुंड कहे जाते हैं। वो त्रेता युगीन भी हैं, कुछ द्वापर के हैं, कुछ कलयुग के हैं, लेकिन चूंकि वो धर्म से जुड़े हैं इसलिए उनका संरक्षण अति आवश्यक है और वर्तमान की सरकार लगातार कर रही है। उनको खुदवाने वालों के भाव भी धर्म से जुड़े थे। उनका था कि ये मेरा कर्तव्य है और ये धर्म का कार्य है। इसमें जीव जंतु पशु पक्षी और जल का संरक्षण है, जन और संरक्षण भी है। तो इसको हमारे उनको उपलब्ध कराना है। धर्मशालाएं इसीलिए खोली गई। होटल नहीं खोले उन लोगों ने, धर्मशालाएं खोली ताकि किसी भी पर्यटक को, किसी भी यात्री को कष्ट न हो। तो चूंकि आज जब पर्यटन इतना विस्तार ले रहा है, एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो रोजगार के अनंत अवसर हैं और इन अनंत अवसरों को आज के युवा को समझना पड़ेगा। थोड़ा मैं इसमें चेंजेस करूंगा कि आज के युवाओं को थोपना नहीं चाहिए, स्वतंत्र करना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता में ही प्राप्ति है। तो स्वतंत्र होंगे, जैसे मैं शायद स्वतंत्र हो गया। मेरी माताजी ने कहा भाई कुछ जॉब वॉब कर लो, मिल जाएंगे 10-15 हज़ार। मैं संतुष्ट नहीं था। मैंने समझाया कि नहीं ऐसा, वो उनको समझ में आया। उन्होंने कहा ठीक है, इतना समय है, करिए। उनको आज अच्छा लगता है, परिवार को अच्छा लगता है। हमारे बहुत से साथी, युवा साथी आते हैं, वो कहते हैं हमारे माँ बाप समझते नहीं हैं। तो ये कौन सा तरीका आपने आजमाया कि आपने समझाया वो समझ गए और वो समझाते वो नहीं समझते हैं? इसका मूल मंत्र दीजिए। तरीका तो मैंने कुछ नहीं, मतलब मैं आपको बताऊं, इस यात्रा को लेकर मैं माताजी को बताने में बड़ा डर रहा था। 3 दिन पहले मैंने बताया कि मैं इस तरीके की यात्रा कर रहा हूँ। उनका जितना गौरव मैंने महसूस किया, शायद लोग डर रहे हैं। हाँ, लोग डर रहे हैं और वो गौरव महसूस कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे हमेशा से कहा जो मन आए करो, बस अच्छा करो और बेहतर करो। और ऐसे ही मेरे छोटे भाई बहन भी अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि जब आप घर में फ्रीडम रखते हैं, फ्रीडम के साथ आपको कुछ अनुशासन भी रखना चाहिए।
जिसे मैं आपको बताऊं, इंटर तक मैं आज तक अपनी ही गलियां नहीं जानता था, वही लड़का मार्गदर्शक बन गया जो गलियों को घुमा रहा है। तो फ्रीडम भी है, अनुशासन भी है, इसी के साथ हमने बदलाव लाया। तो आपको खुद एनालिसिस करने पड़ेगा, जो कहते हैं ना कि आपको आत्मदर्शन करना पड़ेगा, और आत्मदर्शन से ही आप सफल हो सकते हैं, अन्यथा अन्य मार्ग तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जब अयोध्या जाने वाले जो भी पर्यटक आते हैं वो भगवान रामलला के दर्शन तो करना चाहते हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उनकी भूमिका अयोध्या को और ज़्यादा गौरवान्वित करने वाली कैसी हो सकती है, इस पर एक मार्गदर्शक की भूमिका में आप कैसे देखते हैं, या अयोध्या के जो रहवासी हैं वो क्या और करें ताकि उसका गौरव और बढ़े? सबसे पहले तो होता है, जब एक मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ कभी कभी टूर गाइड्स को, कहता हूँ आप जैसे ही एक पर्यटक को देखिए वो अयोध्या आए हैं, वो किसी भी जनपद के हो सकते हैं, किसी भी राज्य के, सबसे पहले आपकी भाषा है, भाषा ही आपको अट्रैक्ट करती है दूसरों को बुलाने में। क्योंकि अगर आपने बातचीत अच्छी नहीं की तो हो सकता है वो दर्शन करके चले जाएं, दोबारा वापस ना आए। फिर आप मार्गदर्शक भी बनिए कि आपको भी पता होना चाहिए कि किस रूट पर कौन से मंदिर हैं। जरूरी नहीं वहाँ तुरंत आपको टूर गाइड मिलेगा, ये कोई भी हो सकता है, रिक्शा चालक हो सकता है, कोई शॉपकीपर हो सकता है, राहगीर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो मुख्य भूमिका तो पहले यहाँ पर है। और आज देखिए सरकार जिस तरीके से युवा पर्यटन क्लब बना रही है, वो युवाओं को जोड़ ही इसीलिए रही है कि आप एक राजदूत के रूप में काम करें, और यही पर्यटन के नए अवसर खोल रहा है, रोजगार के नए अवसर खोल रहा है। तब वो जानेंगे कि इको टूरिज्म क्या होता है, एग्रीकल्चर टूरिज्म क्या होता है। बहुत सारे टूरिज्म के क्षेत्र हैं। ये टूरिज्म पर्यटन सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है, ये वृहद है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप एक बार एंटर करके तो देखिए, आपको सागर मिलेगा। बिल्कुल, दुनिया के तमाम देशों से आने वाले पर्यटक वो चाहते हैं कि भारत के किसी घर में उनको विश्राम मिले, भारत के किसी घर में वो एक रात्रि गुजारें और इस संस्कृति को आत्मसात करें, इस जीवन को जी लें। हमारे गांव की सर परंपरा रही है आतिथ्य देवो भव की, आज भी है। जब कोई लोग जाते हैं, देखिए कहीं और भटक गए हैं, तो निश्चित है उनको रात्रि विश्राम के लिए जगह मिलती है। और इसको तो प्रूफ मैं सर अयोध्या से रामेश्वरम करने जा रहा हूँ कि मैं रात्रि विश्राम कहाँ करूँगा अभी मुझे नहीं पता है, और होगा निश्चित है। भगवान अच्छा राम को भी नहीं पता था। मैं सर बिल्कुल उसी अनुभव को जीना चाहता हूँ। कई लोगों ने कहा कि मैं गेस्ट हाउस करा देता हूँ, या आपको करना चाहिए, होटल में जाइए। तो उस अनुभव से कैसे मैं जुड़ पाऊंगा? राम जी तो नहीं रुके थे होटल में। वो जिन रास्तों से गए थे वो तो वन थे, आज वहाँ गांव हैं, नगर हैं, बड़े बड़े महानगर बन गए हैं। क्योंकि बात त्रेता की है, अब ये कलयुग है, कलयुग में संसाधन से भरे हुए लोग हैं। तब आबादी बहुत कम हुआ करती होगी, अब तो बहुत ज़्यादा आबादी है। अब तो शायद जंगल में भी मंगल कर रहे हैं लोग। हर जगह जंगल घटते जा रहे हैं। पहले इतना बड़े जंगल थे कि जंगल के मार्ग से, क्योंकि वो वनवास था, तो वन से बाहर नहीं गए। और इतनी लंबी यात्रा जो उस समय के वन को ये बताया जा रहा है कि शायद 11 किलोमीटर रही या 14 किलोमीटर रही थी, लेकिन अब तो वो 250 किलोमीटर तक है। तो वो कौन से मार्ग हैं और वो कौन सा मार्ग रहा होगा। तो निश्चित रूप से युग बदल गया है, लेकिन पथ नहीं बदला, लक्ष्य नहीं बदला, संकल्प अभिषेक जी का वो भी नहीं बदलेगा। इस संकल्पना को साकार करने का आपके मन में और क्या चिंतन है? आगे स्वप्न क्या है आपका इस पूरी यात्रा के बाद? मैं सबसे पहले युवाओं को इससे जोड़ना चाहता हूँ। अभी तो अयोध्या से रामेश्वरम के बीच पड़ रहे हमारे 8 राज्य के युवाओं को जोड़ूंगा। उसके बाद वापस आकर कुछ यात्राएं प्लान हो चुकी हैं, ऐसा विचार है। उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश की एक पूरी यात्रा करना चाहता हूँ, सभी जनपदों की। हाँ, सभी जनपदों की, जिसमें हमारी तीर्थ नगरियाँ भी हैं और हमारे ऐसे ऐतिहासिक शहर भी हैं। चूँकि अयोध्या, फैज़ाबाद खुद, देखिए फैज़ाबाद हम नकार नहीं सकते, चूँकि बसाया गया है, और अयोध्या हमारी पौराणिकता का केंद्र है, धर्म का स्थान है, लेकिन आज भी वो ट्विन सिटी है। एक शहर हमारा अयोध्या जो धर्म की संस्कृति का केंद्र है, और दूसरा जो फैज़ाबाद जो कि जनपद का नाम से चेंज किया गया है, वो हमारे लिए एक ऐतिहासिक विरासत का केंद्र है। क्योंकि वहाँ एक गुलाबबाड़ी मकबरा है जिसको कहा जाता है छोटा ताजमहल है। वहाँ एक त्रिपोलिया बाजार है, त्रिपोलिया बाजार से ईरान में होती थी, और वो बाजार ऐसी है जो शाही बाजार होती थी। तो मैं जब ले जाता हूँ, किसी को दिखाता हूँ और बताता हूँ कि ये बाजार कैसी रही होगी, किस तरीके के मार्ग यहाँ निकल रहे होंगे, तो वो एकदम अभिभूत हो जाते हैं। क्योंकि आप अयोध्या में आकर 2 संस्कृतियों को देखते हैं,
एक धर्म को देखते हैं, एक तहजीब को देखते हैं। पर्यटक यही तो देखना चाहता है, क्योंकि पर्यटन में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। और जब अयोध्या से निकलकर आप लखनऊ में आते हैं तो लखनऊ कई संस्कृतियों का संगम है, क्योंकि यहाँ लखनपुरी है, वीरवर लक्ष्मण ने इसे बसाया। देखिए राजधानी ही लखनऊ आई है अयोध्या से निकलकर। राजधानी भी आई लखनऊ। 1775 में आफूदौला ने राजधानी फैसलाबाद से चेंज करके लखनऊ की, और उसके बाद ही राजधानी रही है। बिल्कुल। तो वीरवर लक्ष्मण की नगरी, लखनऊ पासी की नगरी, और बाद में अवध के नवाबों ने इसे और सजाया और आगे बढ़ाया। न केवल यहाँ संस्कृति बल्कि साहित्य, शिक्षा और तरह तरह के जितने भी पक्ष हो सकते हैं वो सब यहाँ रचे बसे। और गोमा के तट पर बसी ये नगरी, आपका भी स्वागत उसने किया है। रेडियो जयघोष भी यहीं है और हम इस भगवान श्री राम के इस पथ पर बहुत से लोग जाएंगे आगे, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण पथिक जिनकी यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। हम भी अपेक्षा करते हैं कि इस यात्रा के तमाम ऐसे प्रसाद प्राप्त होते रहेंगे जो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको अनंत शुभकामनाएं इस यात्रा के लिए, हमारे स्टूडियो में आने और अपनी जीवन की यात्रा के साथ में अपने संकल्प को साझा करने के लिए। आप सब भी सुनते रहें, और अगर आपका कोई फीडबैक हो तो आप इन्हें पेश कर सकते हैं, उसमें पोस्ट कर सकते हैं और साथ में आप लिख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि अपना संपर्क भी बता दें अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो। अयोध्या डायरी मेरा चैनल है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आप अयोध्या डायरी DIARY। कभी कभी लोग गलती में DARY कर देते हैं, तो मैं करेक्ट करता हूँ कि अयोध्या डायरी पर आप संपर्क करिए और मैं आपका तुरंत जवाब दूंगा, क्योंकि मैं इसीलिए स्वतंत्र हूँ। मैं मार्गदर्शक के रूप में हूँ, तो मार्गदर्शक बहुत ही अभिन्न होता है सभी के लिए और बड़ा खास होता है, और मैं चाहता हूँ कि लोग संपर्क करें। अयोध्या में आपका स्वागत करेंगे अभिषेक सामंत इस यात्रा के बाद। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सुनते रहें, देखते रहें, सराहते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब तक पहुंचाएं रेडियो जयघोष। नमस्कार।